नमस्कार, मैं हूं आसिफ नायक और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तो पहले बिजनेस में अपना नाम कमाया, अब पॉलिटिक्स में उनको एक टॉप ब्रांड लीडर की हैसियत से जो है उनका नाम लिया जाता है। जहां पर दुनिया को ये शक है कि जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी साहब का हाथ था, लेकिन हकीकत यह है कि इस पार्टी को जम्मू कश्मीर में बनाने में और लाने में सिर्फ एक शख्सियत का हाथ था, वो थे सईद अल्ताफ बुखारी साहब। सईद अल्ताफ बुखारी साहब अमीरा कदल से एमएलए हैं पीडीपी के और आज जम्मू कश्मीर सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर है। आइए हम इनसे आज बात करते हैं पहली बार किसी टीवी चैनल पे कि ये बिजनेस से किस तरह से पॉलिटिक्स में आए और आज जब ये मिनिस्टर बने हैं, दोबारा मिनिस्टर बने हैं, तो क्या प्लान है इनको, किस तरह से ये लोगों को सर्व करना चाहते हैं। अल्ताफ साहब, एक लंबा सफर बिजनेस का, आपने अपना बिजनेस एम्पायर इतना खड़ा किया कि कई लोगों को जो है आपके बिजनेस में जो है वो जॉब मिला और वो आज प्रॉफिट वेंचर्स हैं, तो सियासत का नशा कहाँ से आया आप में? नायक साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके साथ आज यहाँ इस स्टूडियो में इस इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आपने पहले फरमाया कि पीडीपी के बारे में, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पीडीपी मुफ्ती साहब का ब्रेन चाइल्ड था और ये उनकी कोशिशों और काविशों से वजूद में आई पार्टी। 1999 में महबूबा जी, मुजफ्फर हुसैन बेग और कुछ उनके साथी जिन्होंने ये बनाई, उनकी मेहनत का नतीजा पीडीपी है। बाकी कहने को लोग कुछ भी कहेंगे, हमारा मुफ्ती साहब के साथ एक धीराना ताल्लुक़ था, मेरे ख़ानदान का था और उस हवाले से मैं 2005 से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनके साथ साथ रहा। मुझे पहले कैबिनेट मुफ्ती साहब ने 2015 में अपनी कैबिनेट में शामिल किया, मौका दिया वर्क्स मिनिस्ट्री में काम करने का। 10 महीने, जब तक अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, जब तक वो सलामत थे तब तक हम मिनिस्टर रहे। कोशिश की लोगों की खिदमत करें। कश्मीर तबाह हुआ था 2014 के सैलाब में, कश्मीर को रीबिल्डिंग की ज़रूरत थी। मुफ्ती साहब ने फुल सपोर्ट किया, पूरी बैकिंग दी, हमने डिलीवर किया और इंशाअल्लाह आज महबूबा जी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री सौंपी है अपनी मिनिस्ट्री में और हम कोशिश करेंगे कि मैं लोगों की तवक्कात पे पूरा उतरूं और इस सेक्टर में ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म शुरू किए गए थे, मैं उनको भी आगे बढ़ाऊंगा और मुझे जो लगेगा कि हाँ और कुछ इसमें करेक्ट करने की ज़रूरत है वो भी करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मेरा इंटरेस्ट और मेरा फोकस जो होगा बच्चा होगा, क्योंकि ये 20% है पॉपुलेशन का, लेकिन कल का ये 100% है। इसलिए जो भी मेरी एक्शन होगी उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव बच्चा होगा। तो बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि उस बच्चे का मुस्तकबिल सेव करने के लिए मुझे उस्ताद का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उस्ताद को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो वो उस्ताद मेरे बच्चे को वैसा डेवलप नहीं करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। सर, क्या आपको जब आप बिजनेसमैन थे, सियासत कहाँ से आपकी, मुझे सियासत करनी चाहिए और अब सोशल वर्क करना चाहिए, आपको सोशल वर्क की हैसियत से भी देखा जाता है कि जिस तरह से फड़ी वालों का इशू था श्रीनगर में, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, आप आए जैसे जादू की छड़ी लगा दी और वो मसला हल हो गया और वो सब रिहेबिलिटेट हो गए। क्या देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊँगा, एक स्टेज आता है ज़िंदगी में जहाँ आप एक बड़े प्लेटफॉर्म को तलाश करते हैं। बिज़नेस में सक्सेस अपने लिए होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर इंसान कुछ करेगा इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए करते हैं। तो जाहिर है, जैसे हर आदमी का शौक़ होता है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे करता है, मैंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे किया क्योंकि मेरा उठना बैठना बचपन से सियासतदानों के साथ था। तो इसलिए मैंने समझा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सकते हैं जिन तक शायद ही आप जब बिजनेसमैन हैं पहुँच सको। सर, अल्ताफ साहब, हैकर्स और इनका इतना मुश्किल इशू था, कोई सरकार नहीं संभाल पाई थी उसको, आपने कैसे किया ये, मतलब किस तरह से हुआ ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर मसले का हल होता है जी। नेक नीति होनी चाहिए और इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जो आप करेंगे सही नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं सही हो सकती है, यानी कि रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, रिस्क लेना पड़ता है और आप इंसान हैं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो महबूबा जी का हुक्म था उस वक़्त के हॉकर्स को सेटल करेंगे,
शी गिव द गो अहेड, हमने सोल्यूशन बताया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती तो होता नहीं। तो इसमें हर चीज़ में सक्सेस के लिए वक्त का जो सरबराह हो हुकूमत का, उसका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटिक्स से पहले हम आपके पहले डिपार्टमेंट में आएंगे, आरएनबी में। जब आप आरएनबी में थे तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए आपने, सेंटर में गए, आप नितिन गडकरी से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, इवन कि जो की प्रोजेक्ट्स थे रोड्स के वो भी लाए। अगर हम ब्लैक टॉपिंग की बात करें तो रिकॉर्ड जो है इस चीज़ का है कि आपने 3000 से ज़्यादा किलोमीटर्स जो है वो ब्लैक टॉप किया, जबकि आपकी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 1400 किलोमीटर हुआ है। तो किस तरह से ये मैनेज हुआ? मतलब लोग बोलते हैं कि हम जब जाते हैं सेंटर से पैसे नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलती है, ये सपोर्ट कहाँ से आई? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आरएनबी मिनिस्ट्री में मैं आप पहले तो मैं जितना भी हमने आरएनबी में किया उसका पूरा ही क्रेडिट मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को देना चाहता हूँ। वो लीडर थे मेरे, उनकी लीडरशिप में मैंने डिलीवर किया। कश्मीर तबाह हो चुका था, 2014 के फ्लड्स ने डिवास्टेशन की थी, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। पहली चीज़ जो इंसान रिकन्स्ट्रक्ट करता है आज के दौर में वो सड़क है, क्योंकि कम्युनिकेशन सब आपकी सड़क से ही होती है। तो हमने कोई बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि कोई मैंने करिश्मा किया। हाँ, अगर मैं समझता हूँ मेरी कंट्रीब्यूशन ये थी कि हमने स्पेसिफिकेशंस की नए दिए। स्पेसिफिकेशन पहले 20 mm का मैग्नेटाइजेशन होता था, हमने 75 mm का, 50 mm और 25 mm का किया। तो हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें लाई। बाकी वही इंजीनियर थे जो इंजीनियर मुझसे पहले, जब मैं मिनिस्टर नहीं था, वही इंजीनियर पहले भी करते थे, बाद में भी करते थे। हमने खाली उनको मौका दे दिया कि वो अपने हुनर को बाहर ले आएँ, और वी गेव देम कंप्लीट बैकिंग। हमने ये कहा कि हम हर उस इंजीनियर की बैकिंग करेंगे जो अब ईमानदारी से डिलीवर करे। अगर हमने 10 लाख रुपए का काम दिया, 10 लाख रुपए का पेमेंट होना चाहिए। 10 लाख रुपए के काम के एवज 20 लाख रुपए पेमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे फ़ख्र है कि हमारे दौर में इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बाद भी किया, हमसे पहले भी किया होगा। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे दौर में ही हुआ जी, लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है। शायद जब आप एमएलए रहे, बीच में मिनिस्टर दोबारा बनने से पहले, श्रीनगर एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और इसका नाम टूरिज़्म के मैप में पूरे वर्ल्ड में। जो श्रीनगर मास्टर प्लान है उसकी वायलेशन को लेकर आपने काफ़ी एहतजाज किया, क्या कमियां उसमें हुई है, क्यों था ये एहतजाज, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से श्रीनगर मास्टर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट? देखिए श्रीनगर, मैं अमीरा कदल को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो श्रीनगर का दिल है, श्रीनगर कश्मीर का दिल है। श्रीनगर जिस तेज़ी से आबादी के लिहाज से बढ़ रहा है, वी नीड टू प्लान। हमारे पास ज़मीन कम है, हमें हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली शहर को ऊपर ले जाना है, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है। हर माइग्रेशन हो रही है रूरल एरिया से सिटी की तरफ। तो इसलिए मेरा मानना है कि उस शहर को एक मॉडर्न प्लान की ज़रूरत है जो अगले 20 साल तक कायम रहे। कुछ एरियाज़ हैं नामुनासिब हालात में, रेजिडेंशियल एरियाज़ कमर्शियल में कन्वर्ट हुए। आज आप उन कमर्शियल एरियाज़ को डिमोलिश तो कर नहीं सकते हो। मैं एक मिसाल आपको दे दूंगा, आपका बाईपास है, कमर्शियल हो चुका है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन, हाँ, वो कमर्शियल हो चुका है। अगर हम चाहेंगे भी आप डिमोलिश नहीं कर सकते हो। तो बेहतरीन होता है कि एक प्लान में आप रेगुलराइज करो जितना आप कर सकते हो, और आगे को वायलेशंस ना करने दो, ताकि करप्शन ख़त्म हो जाएगा। वरना क्या होता है, जब तक आप पाबंदी उसमें नया मास्टर प्लान नहीं दे देंगे, वायलेशंस होती जाएंगी, करप्शन से वो बिल्डिंगें फिर भी बनती जाएंगी। सो टू पुट एन एंड टू करप्शन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मास्टर प्लान लाएँ और उसमें बाज़ाब्ता फिर अमल करें। ये नहीं कि मास्टर प्लान पहले भी रहा, उस पर अमल नहीं हुआ। शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हालात नहीं थे ऐसे कि इस तरफ कोई फोकस मिलता। नहीं अल्ताफ़ साहब, आपने बताया जैसे कि अमीरा का दिल है श्रीनगर का, और श्रीनगर पूरे कश्मीर JNK का दिल है।
अगर मास्टर प्लान श्रीनगर का इतना इम्पॉर्टेंट है तो जो टोन प्लानिंग डिजाइनिंग के लिए जो है वो लगाए गए, हमने देखा कि जायद मुस्तफा मीर से काफ़ी हंगामा किया कि जो म्यूनसिपलिटी के आम मुलाजिम हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया, जबकि जो प्रोफेशनल लोग थे, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स थे, जब आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, आपने कंसल्टेंसी अच्छी नहीं ली, तो क्या ये मसला है? मतलब नहीं, मैं आपको एक क्लियर करूँ, शायद कन्फ्यूजन है। देयर इज़ अ मास्टर प्लान, इस वक्त भी 2021 तक का मास्टर प्लान बना हुआ है, लेकिन इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ। अब जो एरियाज़ कमर्शियल हो गए हैं, या तो हमने डिसीजन लेना है नहीं जी रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो कमर्शियल है उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर हम कमर्शियल कहाँ रखेंगे? एक टाइम था जब 4 लाख शहर की आबादी थी, उस हिसाब से कमर्शियल एरियाज़ थे। आज शहर की आबादी 16 लाख है, तो उस हिसाब से आपने कमर्शियल स्पेस भी देनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये सही नहीं है कि श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के टाउन प्लानर्स नहीं हैं। श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में जितने भी टाउन प्लानर्स हैं वो भी इसके साथ मुंसलिक रहे, टाउन प्लानिंग महकमे के भी रहे। जो हमने वहाँ सवाल उनको उठाया था वो ये था कि आप जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनकी एडवाइस भी ले लें। अल्टीमेटली वही होना चाहे जो हमारे प्लानर्स बताएं। हाँ, ये लोगों के हित में ही होना चाहिए, लेकिन हमारा तो ये है कि हम सुझाव ही दे सकते हैं। बाकी टेक्निकली व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, अल्टीमेटली द प्लानर्स विल हैव टू डिसाइड। लोगों का कहना है कि श्रीनगर सिटी आज भी सैलाब के खतरे में है, ड्रेजिंग हो रही है, करोड़ों खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं और आप क्या आवाज़ उठा रहे हैं? गवर्नमेंट को क्या सजेशन? देखिए, जिस वक्त हम ये सवाल उठा रहे थे तब भी उठा रहे थे, अब मैं काबीना में हूँ और अब भी हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ये सवाल चीफ मिनिस्टर साहिबा से डिस्कस करते हैं। मेरा कहना है कि नहीं हो रही है ड्रेजिंग। आप कह रहे हैं हो रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही है। अगर 17 लाख क्यूबिक मीटर उन्होंने मलबा हटाना था, ड्रेजिंग करनी थी, अभी तक 2 या 2.5 लाख क्यूबिक मीटर हुए हैं। तो वही हमारा जो प्रोसेस स्लो है, इसलिए करोड़ कहाँ खर्च हो रहे हैं? करोड़ों खर्चे नहीं हो रहे हैं। हम तो कहते हैं खर्चा लो, ताकि जब वो खर्चा लेंगे, पैसा खर्चाएंगे तो हमारा शहर बच जाएगा। तो वो इशू है। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पे पर्सनली अटेंड कर रही हैं। वो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व किया है उन्होंने, और हमने बहुत हाईलाइट किया, ये बिल्कुल सही बात है। शायद जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर जॉब इज़ सच दैट यू कैन नॉट पब्लिकली स्पीक ऑन दोज इश्यूज़ विच यू स्पीक, बट आई हैव बीन स्पीकिंग टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड शी इज़ सीज्ड ऑफ द मैटर। वो कर रही हैं। आई थिंक उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है ये। अल्ताफ़ साहब की इतनी इम्पोर्टेंस है इस वक्त पीडीपी में, जब आप वापस आए, न सिर्फ वापस आए जबकि आप 2 पार्लियामेंट्री सीटों की पे जो है वो इलेक्शन भी हो रहे हैं, उनमें से आपको इम्पॉर्टेंट श्रीनगर सीट पे जो है वो इंचार्ज बनाया गया। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज फारूक अब्दुल्ला और दूसरी तरफ से नज़ीर अहमद खान, आप इसको कैसा मुकाबला देखते हैं? देखिए, कश्मीर में इलेक्शंस इन इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। 2 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में लड़ रही है, डॉक्टर साहब एक सीनियर लीडर हैं, हमारी तरफ से नज़ीर अहमद खान साहब लड़ रहे हैं, बीरवा से हैं, पुराने पीडीपी के वर्कर हैं, बल्कि फाउंडर्स में से हैं, यूथ प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने 2014 का इलेक्शन 800 वोटों से हारा उमर अब्दुल्ला साहब के से। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुकाबला लोग ठीक तरह से निकलेंगे वोट देने के लिए, और हम अपनी पार्टी की जो हमने 2 साल में किया वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों को जाएंगे, वोट मांगेंगे। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ 2014 के बाद किया, जब वो लास्ट गए थे। हमारा रिपोर्ट कार्ड है, देखना है लोग किसके हक़ में फ़ैसला करेंगे। जमहूरियत, डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज सुप्रीम, वोटर इज़ सुप्रीम। आपको लगता है कि जो अलायंस आपका बीजेपी के साथ हुआ श्रीनगर और अनंतनाग पे, उस पर कुछ असर पड़ेगा? बहरहाल ये 2 पार्टियों के दरमियान अलायंस है, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। चूँकि मैंडेट ऐसा था कि हमारे लीडर को ये अलायंस करना पड़ा कि जम्मू में बीजेपी को मिला था और कश्मीर में पीडीपी को मिला था। दोनों खित्तों में इसका असर दोनों पार्टियों पे है। ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 साल में जो हमने काम किया
उसको लेके हम लोगों के पास जाएंगे। कितना लोगों को अच्छा लगा होगा उस हिसाब से लोग हमारे लिए वोट देंगे। हमें उम्मीद है कि हमने कोशिश की कि हम डिलीवर करें उन सब चीज़ों पे जो हमने कमिट किए थे लोगों को। ये 2 ही साल हुए हैं, अगले 4 साल अभी और हैं, और हम इंशाल्लाह सब कुछ पूरा करेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में है और जो एजेंडा ऑफ अलायंस में है। अल्ताफ साहब, आप 2005 में सियासत में आए, आपको 10 साल लगे फिर आपने आपको एस्टेब्लिश करने में। क्या आपको लगता नहीं है कि जो तसद्दुक मुफ्ती को इलेक्शन में आगे किया गया थोड़ा सा जल्दी सा हुआ आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी, क्योंकि वो सियासत में नए हैं अभी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। सियासत में कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है। ये तो इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तसद्दुक साहब has been in seeing ins and outs of politics throughout his life. He belongs to a family, और एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टेंस तो लोगों पे होती है। ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई चोर दरवाजे से अंदर लाया जा रहा है। उनको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। लोग अगर वोट देंगे तो वो अंदर आएंगे, नहीं देंगे तो इसलिए अगर बैकडोर एंट्री होती तो शायद आप ये सवाल कह सकते थे। क्या आप लोगों से अपील करेंगे वोट की? मतलब किस बेस पे? हम तो परफॉर्मेंस, हम तो अपनी परफॉर्मेंस, कैंपेनिंग किस बेस पे रहेगी? 2 साल की परफॉर्मेंस जो हमारी है, देखिए हम पार्टी जो इस वक्त जाएगी वो तो हम अपनी परफॉर्मेंस और एजेंडा ऑफ अलायंस के लिए वोट मांगेंगे। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस किया है हम तो उसी पे वोट मांगेंगे ना। हम तो आज या अपनी परफॉर्मेंस पे, 2 ही तो मुद्दे हमारे पास हैं। तो मतलब कितना रेशो रखते हैं आप अपनी जीत के लिए? मतलब कितना? इंशाल्लाह जीत जाएंगे दोनों सीटें। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कि नहीं, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं लगती है। बाकी वोटर बादशाह है, ही इज़ द किंग। वो किसको बनाए। जब पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो ज़रूर मुझे ये आपको कहना चाहिए कि उनको तो 100% यकीन होता है कि वो जीत जाएंगे। सर, एक फैक्टर है जम्मू कश्मीर में, वो है सेपरेटिस्ट काल, बंद काल और बाइकाट काल। क्या आपको लगता है कि ये एक रिलेवेंस है जो सेपरेटिस्ट इस वक्त बाइकाट काल दे रहे हैं इलेक्शंस के लिए, जबकि आपकी पार्टी की तरफ से हमेशा स्टैंड रहा है कि इलेक्शन और कश्मीर इशू 2 डिफरेंट चीज़ें हैं? देखिए, जहाँ तक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और शायद जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लोग कभी वोट देने नहीं निकलते हैं। और मेन स्ट्रीम वाले जब लड़ते हैं वो उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले, हम उनसे वोट मांगते हैं। मुझे नहीं लगता है सेपरेटिस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में से कभी भी लोग निकलते हैं जो वोट देते हैं। इसलिए उनकी कॉल उनके हिसाब से जायज़ है। उनका एक इशू है, हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इशू। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता है मेरे ना कहने से तो किस्सा ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ एन इशू which finds a mention in the agenda of alliance. अल्ताफ साहब, अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं। 2016 अनरेस्ट, अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, एक तो इंसानी जानें गई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उसके अलावा अगर सबसे बड़ी कोई कैजुअल्टी रही वो एजुकेशन रहा। स्कूल्स चलाए गए, स्कूल्स बंद रहे, यहाँ तक कि जो आपका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था शाह फैसल, वो लिखता है आई एम ए जॉबलेस, आई रिक्वायर्ड ए जॉब। तो क्या कहेंगे आप उस चीज़ को? कितना डैमेज हुआ और उसको किस तरह से निकाल रहे हैं आप? बदकिस्मती थी 2016, बदकिस्मती थी, इंसानी जाने गई। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कोई भी सियासतदान, कोई भी पार्टी, कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी कि इंसानी जाने तलफ हो जाए। जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन बहरहाल कश्मीर के साथ ये वाबस्ता है। हम पिछले 25 सालों से यही देख रहे हैं। उम्मीद है कि आगे को ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। एजुकेशन ने सफ़र किया, बहुत सफ़र किया। आपने देखा होगा, मैंने इस साल अभी जब स्कूल खुले तो इलेक्शन अब अनाउंस हो गए। आई हैव मेड अ रिक्वेस्ट टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज़ काइंडली गिवन इंस्ट्रक्शंस टू बोथ द डिविजनल कमिश्नर्स कि इलेक्शन ड्यूटी पे मास्टर नहीं लगेंगे। वरना क्या होता था, 1.5 महीने के लिए हमारे मास्टर चले जाते, BLOs बन जाते, उनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाया जाता। तो हमने कोशिश की कि उनको ना इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाया जाए। तो कोशिश करेंगे हम कि जितना कम नुकसान बच्चों की पढ़ाई में हो उतना। बहरहाल जो हुआ उसे हम वापस तो नहीं ला सकते हैं। अफसोस हमें भी बहुत है कि वो जो 2016 में हुआ नहीं होना चाहिए था। अल्ताफ साहब, अगर हम देखें समर अनरेस्ट में सबसे ज़्यादा अगर इंसानी जानों के बाद नुकसान हुआ किसी का, वो
एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ, स्कूल जलाए गए, 6-7 महीने स्कूल बंद रहे, काफ़ी डैमेज हुआ। आप एज ए मिनिस्टर किस तरह से आप इसको रिवाइव करने जा रहे हैं? जो एजुकेशनल लॉस हुआ 6 महीने बंद रहने का, उसमें तो विंटर में कोचिंग क्लासेस चलाए गए। हम कोशिश करेंगे कि समर में भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस स्टूडेंट्स को दे दें ताकि वो जो लास्ट ईयर उन्होंने मिस किया है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बिना हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स को हम टोटली फोकस करें खाली एजुकेशन के लिए। उसमें हमने पहले अभी इलेक्शंस जैसे आ गए हैं तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए BLOs अपॉइंट होते थे टीचर्स, अब वो टीचर्स BLOs नहीं अपॉइंट होंगे, तो ये बहुत बड़ा सेविंग हो जाएगा। इसके बाद पंचायत इलेक्शन होंगे या कोई और इलेक्शन होगा, उसमें भी उनको में भी हम उनको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका टोटल फोकस एजुकेशन होगा। दूसरी चीज़ है, हमने देखा है हमारे टीचर्स का फोकस कुछ और एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाता है जो एजुकेशन के साथ डायरेक्टली वाबस्ता नहीं है, इनडायरेक्टली उनको वो करना पड़ता था। उसकी मैं पूरी वजाहत अभी आपको नहीं कर सकूँगा। इंशाल्लाह अगले 8-10 दिनों में हम पूरी वजाहत करेंगे कि टीचर का टोटल फोकस हम कैसे एकेडमिक की तरफ वापस ले आएँ। हाँ, रोल डिफ़ाइन करेंगे जिसमें आप देखेंगे 100% फोकस जो टीचर का होगा वो एकेडमिक्स पे होगा और किसी और चीज़ पे नहीं होगा, ताकि हमारा जो ये बच्चा है जिसके लिए ये पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट बना है उसको पूरा अटेंशन मिले। सर, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो मनमानी कर रहे हैं, फ़ीस ली जा रही है काफ़ी बच्चों से, किताबें भी वहीं से ख़रीदी जा रही है, वर्दी भी ख़रीदी जा रही है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर भी सरकार के कहीं स्टैंडिंग आर्डर्स है कि उनके सरकारी किताबें होनी चाहिए, एक वर्दी होनी चाहिए, जबकि 3-3 4-4 रखी। इस सिस्टम को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक फ़ीस कमेटी का ताल्लुक है, फ़ीस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। हमारे स्टेट में भी हाई कोर्ट जज हैं, जस्टिस इम्तियाज़ साहब उसको हेड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता डायरेक्टली कंट्रोल है कोई सरकार का उस कमेटी के बाद फ़ीस पे। मैं अभी नया हूँ इस मिनिस्ट्री में, मैंने अपना अटेंशन उस तरफ नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं अटेंड करूँगा उस तरफ भी, और मैं आपको इतना बताऊँगा कि हम 100% ऑटोनॉमी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उसमें। फ़ीस कमेटी जो कुछ भी डिसीजंस लेगी, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम दोज डिसीजंस। और मेरी गुजारिश होगी फ़ीस कमेटी से भी कि वो डिसीजंस अपने दे दें, जो भी डिसीजंस हैं पेंडिंग ना रखें, डिसीजंस अपने दे दें। नंबर 1। नंबर 2, ये जो स्कूल्स का आपने बताया, प्राइवेट स्कूल्स में किताबों के बारे में बताया, वर्दी के बारे में बताया, मैं इंशाल्लाह इसका भी एक रिव्यू लूँगा। मैंने अभी नहीं लिया है, अभी तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अटेंड टू द प्रॉब्लम्स। और हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मुझे लगी है वो ये है कि हमारे उस्तादिज़ा की तनख्वाह पिछले 7-8 महीनों से नहीं मिली है। RETs की जो SSA में कवर होते हैं, कोई 700-750 करोड़ रुपये है। मैं दिल्ली गया था, यूनियन मिनिस्टर से मिला। मुझे उम्मीद है कि मंथ एंड तक हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पैसे रिलीज़ होंगे, क्योंकि ये 90-10 रेशो पे है, तो हम उनकी तनख्वाहें दे देंगे। अप्रैल से तो बहरहाल हम लोगों ने बजट में ही रखा है, रीएम्बर्समेंट बेसिस पे किया है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट देगी, फिर रीएम्बर्समेंट उनसे लेते जाएंगे। हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में 12th पास टीचर, ग्रेजुएट टीचर, उसके मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूलों में MSc, MPhil, MEd, हाईली क्वालिफाइड। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के रिजल्ट को की आपस में बराबरी की जाए, प्राइवेट स्कूल में 40-40 डिस्टिंक्शन है, हमारे में हार्डली 1 या 2 या कुछ लोग पास निकलते हैं। जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल वार्ड 1 में तो इस बार 115 के करीब बच्चे थे, एक भी पास नहीं 12th में निकला। तो आप इसको क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने जो सवाल मुझसे आप किया, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। प्राइवेट और सरकार में फ़र्क एक ही चीज़ है, प्राइवेट में उस्ताद ओनरशिप ले रहे हैं, और मुझे ये अपने उस्तादों में ओनरशिप लेने का एक जज्बा पैदा करना है। अनलेस दे टेक ओनरशिप ऑफ देयर स्कूल विच दे टीच, हम कभी भी बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं दिखा सकेंगे। वरना आप देखते हैं वो हम प्राइवेट स्कूलों में उस्ताद कम एजुकेटेड है, लेकिन वो ओनरशिप ले रहा है उस क्लास की या उन बच्चों की। हमारे यहाँ वो ओनरशिप नहीं है, लेकिन हम अब देखेंगे हर एक चीज़ उस्ताद की रिवॉल्व करेगी बच्चे के, उसकी परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द। और जो भी चीज़ें हैं, चाहे उनकी प्रमोशंस हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली कोरिलेट की जाएंगी उनकी परफॉर्मेंस पे के साथ। अल्ताफ़ साहब,
ट्रांसफ़र पॉलिसी, हम देखते हैं कि अगर एक टीचर जो किसी दूर दराज इलाके में गया, जब उसको पोस्ट किया जाता है, उसको सेक्रेटरीट के चक्कर, दफ्तरों के चक्कर लगते हैं और अपने आप को वापस लाने में कहीं शहर या नज़दीकी इलाके में। जबकि इसके मुकाबले में अगर जो टीचर एक बार शहर में पोस्टेड हो जाता है, वो 20-20 साल 25-25 साल वहाँ से हिलता नहीं है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में से तीसरे स्कूल। आप इसको ट्रांसफ़र पॉलिसी को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो लोग 15-15 20-20 साल से दूर दराज इलाकों में हैं, उनको नज़दीकी पोस्टों पर लाने के लिए क्या करें? आसिफ साहब, जहाँ तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का सवाल है, मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा फंडामेंटल है कि जितना नज़दीक मैं मास्टर को अपने घर के रख सकूं उतना मैं खुश हूँगा, और मेरी पॉलिसी उन्हीं बेसिस पे बनेगी। कोई आप हार्ड एंड फास्ट रूल अगर लगाओगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये उस्ताद है, अगर ये कंफर्टेबल, जहनी तौर कंफर्टेबल नहीं है तो ये मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएगा। मुझे ये देखना है कि शहर में अगर मेरी 20 उस्तादों की ज़रूरत है किसी स्कूल में, मुझे 20 चाहिए। इसी तरह गांव में मुझे 20 उस्ताद चाहिए, 20 मैं ले जाऊंगा वहाँ। मेरी कोशिश होगी कि जितना कम से कम इसको सफ़र करना पड़े उस्ताद को घर से दूर, उतना अच्छा है मेरे बच्चे के लिए। ये नहीं कि उस्ताद के लिए क्यों, जब उस्ताद फ्रेश स्कूल में पहुँचेगा वो पढ़ा सकेगा, जब वो थका हारा वहाँ पहुँचेगा, जहनी परेशान होगा, तो वो मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए मेरी हर एक पॉलिसी में मैं ज़रूर ये ख्याल रखूँगा कि मेरा उस्ताद कंफर्टेबल रहे। उसको मैं इसलिए भी कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ, तभी वो डिलीवर करेगा। क्यों, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चे की एजुकेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं उस्ताद को दूर ट्रांसफ़र करूं या नज़दीक में शहर में बैठाऊं। मेरा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली बच्चा है, और बच्चे के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अल्ताफ़ साहब, आरईटी टीचर्स का एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी रेगुलराइजेशन के केस पेंडिंग है, कुछ टेस्ट की बात आ रही है, आप इस पर कुछ वजाहत करेंगे कि इसमें? देखिए, आरईटीज़ का मैं मसला, ये एक मेजर इशू था। मैंने स्टेट के एडवोकेट जनरल साहब से भी बात की है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो डिसीजन भी जो कोर्ट का हुआ है अनकरीब भी आप देखेंगे, हम उस पर बिल्कुल खुलासा करेंगे। चूँकि आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, मैं शायद नहीं बताना चाहूँगा, पूरी शहर रियासत में वो अप्लाई हो जाएगा, मैं उनको ज़रूर परेशानी से बाहर निकालूंगा। आरईटी टीचर्स के कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ फीमेल्स के ट्रांसफ़र है जो रेगुलराइज्ड भी हुई हैं, उनको तकलीफ़ है किसी चीज़ की या कुछ, वो ट्रांसफ़र एक इलाके से दूसरे में नहीं हो रहे। काफ़ी लोगों की रिप्रेजेंटेशनें आ रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स अटैच हो रहे हैं। तो जब एक आरईटी टीचर रेगुलर होता है, क्या उसको जनरल एम्बिट में? आसिफ साहब, वी विल टेक अ बैलेंस्ड व्यू एंड कीप द ह्यूमैनिटेरियन ऑल्सो एंगल ऑल्सो इन व्यू एवरी टाइम। आपके पास हायर एजुकेशंस भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी आपके अंडर आती है। हम देख रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 7 सब यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, उसमें हमारे एक किश्तवाड़ में भी एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस है, कुठवा, रियासी, उधमपुर है। तो उनको आप आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ इसमें से ऐसे सेंटर हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस है जो नॉन प्लान में है, और वो कोर्सेज़ वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं जो कॉलेजेस में नहीं है, उसको क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको फैक्ट बता दूं कि अभी तक मैंने पूरा रिव्यू नहीं लिया है। मैंने हायर एजुकेशन का एक रिव्यू लिया, लेकिन जब तक ना मैं पूरा उसको समझ सकूं कि दिक्कत कहाँ पर क्या है, आई कांट गिव अ सोल्यूशन। इंशाल्लाह यू हैव ड्रॉन माई अटेंशन टुवर्ड्स दीज कैंपसेस, आउटसाइड कैंपसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, वी विल अटेंड टू देम, और हम ज़रूर उनकी जो दिक्कतें हैं दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने टीचर्स के लिए, अपने लेक्चरर्स के लिए, अपने प्रोफेसर्स और कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए क्या मैसेज है जो उनको आप देना चाहते हैं? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरी सिंपल सी मैसेज है अपने उस्तातिज़ा को, चाहे वो यूनिवर्सिटी उस्तातिज़ा हैं, कॉलेज उस्तातिज़ा हैं, स्कूल के उस्तातिज़ा हैं, कि बी फोकस्ड ऑन योर चाइल्ड, रेस्ट लीव टू मी, आई एम योर representative sitting in secretariat, I will take care of your interests. तो सर, दूसरी बात यह है कि अब हम फिर से थोड़ा सा एक एजुकेशन की डिपार्टमेंट पे आते हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स है, काफ़ी वो जो है वो जिन फीमेल्स की शादियां हुई हैं या जो बाहर हैं या कुछ और रीज़न्स हैं, उनको मैटरनिटी लीव्स का इशू है, उसको एक्सटेंशन की बात है, आरईटीज़ को वो दी नहीं जाती। मैंने आपको कहा कि हम हर एक चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी कंसिडर करेंगे। कानून तो होता ही है, कानूनी लिहाज से हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है।
शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। ये थे सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। इनका साफ ये कहना है कि जो भी इनकी पॉलिसीज़ होंगी वो बच्चे को किस तरह से उसको नरिशिंग की जाए और उसको एक फ्यूचर जो है वो अपने स्टेट के लिए बनाया जा सके, ताकि वो आगे सोसाइटी में जो है वो काम आ सके। और इन्होंने टीचरों को के लिए एक ये मैसेज दिया है कि जो भी आप काम करें वो ईमानदारी से करें, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन जिसके लिए उनको सोसाइटी में जाना जाता है वो पूरा हो जाए। मैं आसिफ नायक, वक्त टीवी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।